प्रोफेसर कीन्स की थ्योरी को जब हम पढ़ते हैं, उन्होंने बताया था किसी भी अर्थव्यवस्था में आय का संतुलन स्तर कैसे निर्धारित होता है। उसके दो प्रमुख बिंदुओं के बारे में बताया था, दो प्रमुख घटक बताया था, सामूहिक मांग और सामूहिक पूर्ति। यहीं पर देखिए, किसी भी अर्थव्यवस्था का जो डेवलपमेंट होता है ना, वो तब होता है जब उस अर्थव्यवस्था की जीडीपी यानी कि आय स्तर बढ़े। और आय बढ़ाने के लिए, जैसे फॉर एग्जाम्पल बताऊँ, आपकी एक दुकान है, आपकी दुकान है और अपने दुकान में आपने 10 लाख रुपए लगा के रखे थे और उसके बदले में आपको हर महीने 10,000 रुपये की इनकम हो रही है। आप चाहते हैं इनकम को बढ़ाना, तो जाहिर सी इनकम बढ़ाने के लिए आपने जो पैसा लगा वो भी बढ़ाना पड़ेगा। मतलब आप अगर अपना इन्वेस्टमेंट बढ़ाते हैं, अगर आप अपना निवेश बढ़ाते हैं, तभी जाके आपकी आय में वृद्धि होगी। तो जाहिर सी बात है कि अगर आप निवेश करते हैं तभी आपकी आय में क्या होगी, वृद्धि होगी। तो निवेश और आय के बीच में एक संबंध का होता है। नॉर्मली निवेश करोगे तो आय बढ़ेगी, निवेश नहीं करोगे तो आय नहीं बढ़ेगी। ऐसा ही कुछ अर्थव्यवस्था में होता है। अर्थव्यवस्था की आय स्तर को बढ़ाने के लिए अर्थव्यवस्था में निवेश करना हो चाहिए, और निवेश सरकारी स्तर पर भी होता है और निजी स्तर पर भी होता है। दो प्रकार का निवेश होता है, एक होता है सार्वजनिक निवेश और एक होता है निजी निवेश। तो निवेश जितना किया जाएगा उतना ही अर्थव्यवस्था में इनकम जनरेट होगा, उतना ही नहीं होगा, केवल उससे कई गुना ज़्यादा होगा। और कई गुना ज़्यादा होना ही क्या होता है, निवेश गुणक। तो स्टूडेंट्स, आज की इस पूरी क्लास में हम यही समझेंगे कि निवेश गुणक क्या है, निवेश गुणक का आय के साथ क्या संबंध है, निवेश गुणक और एमपीसी सीमांत उपभोग प्रवृत्ति क्या होता है। क्योंकि आपके द्वारा किया गया खर्च, किया गया उपभोग सामने वाले के लिए इनकम होता है, और सामने वाला इनकम करेगा तभी वो इन्वेस्टमेंट करेगा। इसका मतलब यहाँ पर एक डायरेक्ट रिलेशन होता है उपभोग में और निवेश में। तो यहाँ पर नॉर्मली जब हम पूरे वर्ड को समझेंगे तो हमें समझना पड़ेगा कि निवेश गुणक क्या है और अर्थव्यवस्था में ये निवेश गुणक किस प्रकार से कार्य करता है, कि आय में वृद्धि कैसे होती है। क्या एक झटके में होती है, क्या एक साथ हो जाती हैं? ऐसा नहीं है, स्टेप टू स्टेप होता है। निवेश करोगे फिर आय बढ़ेगी, आय बढ़ेगी, इसको फिर मार्केट में लगाओगे, फिर से आय बढ़ेगी, तो आय से आय बढ़ती चली जाती है। और एक प्रोसेस ऐसा होता है, एंड में आपकी इनकम कई गुना ज़्यादा बढ़ जाती है। तो नॉर्मली जब हम निवेश गुणक की बात करते हैं, निवेश गुणक वो संबंध होता है जो ये बताता है कि किसी भी अर्थव्यवस्था में किए गए निवेश की तुलना में आय में कितनी अधिक वृद्धि होती है। मतलब ये प्रोफेसर कीन्स का एक सिद्धांत है जिसको बोलते हैं आय, उत्पादन एवं रोजगार सिद्धांत का एक भाग है, जिसको हम कीन्सियन थ्योरी के नाम से जानते हैं, यानी कि रोजगार का सिद्धांत के नाम से जानते हैं। कीन्स के अनुसार किसी भी अर्थव्यवस्था में जब भी कोई निवेश किया जाता है तो आय में निवेश के आकार में ही वृद्धि नहीं होती। जैसे कि मैंने कहा था, केवल उतनी ही वृद्धि नहीं, आय में वृद्धि होती है। लेकिन ये मत समझो जितना निवेश किया कि आपने 1 लाख रुपए बढ़ाया तो 1 लाख ही इनकम बढ़ेगा, नहीं। जितना आप निवेश करते हैं उसकी तुलना में आपकी जो आय है कई गुना अधिक बढ़ती है। तो जितने गुना अधिक बढ़ती है उसी गुना को हम क्या बोलते हैं, गुणक के नाम से जानते हैं, गुणक। और निवेश गुणक को नॉर्मली कैपिटल के रूप में शो किया जाता है। निवेश की तुलना में आय में जितने गुना अधिक वृद्धि होती है उसे निवेश गुणक कहते हैं, प्रोफेसर कीन्स ने कहा। और निवेश और आय के बीच में इसी संबंध को स्पष्ट स्थापित करता है निवेश गुणक। समझ में आ गया? मतलब सीधी सी बात है, अगर आपने अर्थव्यवस्था में पैसा लगाया, अगर आपने अपने किसी काम में पैसा लगाया, ये मान के चलिए कि इनकम एक समय के बाद उतनी ही नहीं होगी जितना पैसा लगाया, उससे कई गुना ज़्यादा होती है। तो कितने गुना अधिक वृद्धि होती है उसी को निवेश गुणक के नाम से जानते हैं। और इस संबंध को स्पष्ट करने के लिए एक छोटा सा इक्वेशन होता है जहाँ फार्मूला होता है K = डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई। यहाँ पर जो डेल्टा वाई है इसको बोलते हैं आय में परिवर्तन, आय में परिवर्तन। जबकि डेल्टा आई जो है वो क्या है, निवेश में परिवर्तन। मतलब साफ है कि अगर आप अर्थव्यवस्था, अभी अगर मान लीजिए आपने 100 करोड़ इन्वेस्ट किया था तो आपकी इनकम हुई है कितनी, आपकी 100 करोड़ इन्वेस्ट होने से आपकी इनकम हुई थी जाके 400 करोड़। अब आपने अपनी इनकम 100 से बढ़ा के कितनी कर दी, 100 से बढ़ा के 200 और कर दी, तो अब आपकी इनकम कितनी होगी, 800 करोड़। जाहिर सी बात है इन्वेस्टमेंट के बढ़ने से आपकी इनकम भी बढ़ेगी।
और जितनी गुना अधिक बढ़ती हैं, 100 करोड़ बढ़ाने से 400 करोड़ की इनकम बढ़ी, तो 400 करोड़ का इनकम का जनरेशन हुआ अर्थव्यवस्था में। और इसको कैलकुलेट करते हैं इस फार्मूले से कि निवेश कितना किया गया और उसके कंपेरिजन में आय में कितनी वृद्धि हुई। वृद्धि मतलब परिवर्तन को शो करता है ये। जैसे कि यहाँ पर एग्जाम्पल है, यदि किसी अर्थव्यवस्था में 10 करोड़ का प्रारंभिक निवेश करने से आय में अंतिम वृद्धि 60 करोड़ की होती है। अंतिम वृद्धि का मतलब होता है लास्ट, इसके बाद और इनकम नहीं बढ़ेगी। तो अर्थव्यवस्था में निवेश में वृद्धि हुई, डेल्टा आई कितना है 10 करोड़, और वहीं पर आय में वृद्धि कितनी हुई 60 करोड़। तो आपसे पूछा गया है कि भैया गुणक कितना होगा, यानी के, और फार्मूला होता है डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई। आय में परिवर्तन को निवेश में होने वाले परिवर्तन से भाग कर दिया जाएगा, तो ये हो जाएगा 60/10 यानी कि 6। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे इनकम निवेश की तुलना में 6 गुना अधिक बढ़ी है। ठीक है, 6 गुना अधिक बढ़ने का मतलब होता है कि उसी निवेश गुणक होता है, और निवेश गुणक ये बताता है अर्थव्यवस्था में पैसा डालो तो कितना बढ़ सकता है। और ये सब कुछ डिपेंड करता है अर्थव्यवस्था में उपभोग कैसा है। ठीक है, वो आगे बताते हैं। नॉर्मली हम सीधा कहेंगे कि अगर अर्थव्यवस्था में विनियोग में परिवर्तन होता है, मतलब निवेश में परिवर्तन हो रहा है, आप इन्वेस्ट कर रहे हो, ठीक है, तो इससे क्या होता है, इन्वेस्ट करने के मतलब आप पैसा लगा रहे हो तो सामने वाले में के लिए कंजप्शन बढ़ेगा, और कंजप्शन बढ़ने वाले से फिर कुल आय में वृद्धि होती है। तो एक प्रोसेस होता है कि आप इन्वेस्ट करते हो, आपका इन्वेस्ट आपका उपभोग होता है, आपका उपभोग फिर सामने वाले के लिए इनकम जनरेट करता है, और ये इसी प्रकार से क्या होता है, रोटेट होता है। रोटेट होते होते ये कई गुना ज़्यादा बढ़ जाता है, इतने गुना ज़्यादा बढ़ जाता है कि हम कहेंगे कि यहाँ पर आपने इन्वेस्ट किया और आपकी इनकम यहाँ बढ़ गई, तो जितनी गुना ये बढ़ी है दैट इज़ इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। समझ में आ गया हो ना? कोई डाउट होता तो बताते रहिएगा कमेंट बॉक्स में। अब निवेश गुणक के बारे में बहुत सारे अर्थशास्त्रियों ने अपने अपने रूप में परिभाषित किया, लेकिन सबसे मेन परिभाषा प्रोफेसर कीन्स है, जिसके निवेश गुणक के बारे में सबसे अधिक उन्होंने इसके बारे में व्याख्या किया है कि निवेश गुणक से ज्ञात होता है कि जब कुल निवेश में वृद्धि की जाएगी तो आय में भी वृद्धि होगी। मतलब आप अगर निवेश में वृद्धि कर रहे हो तो उससे आपकी आय में भी वृद्धि होगी। तो आय में जितने गुना अधिक वृद्धि होती है उसी को निवेश गुणक के नाम से जानते हैं, और इसी चीज़ को प्रोफेसर डिलर्ड ने भी एक्सप्लेन किया अपने शब्दों में। उन्होंने कहा कि निवेश में की गई वृद्धि के परिणाम स्वरूप आय में होने वाली वृद्धि के अनुपात को, अनुपात मतलब डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई, ये जो अनुपात निकल के आता है, ये जो रेशो निकल के आ रहा है, इसी रेशियो को हम निवेश गुणक के नाम से जानते हैं, दैट इज के। ठीक है, अब निवेश गुणक मैंने अभी कहा कि निवेश का उपभोग से संबंध होता है प्रत्यक्ष, और यहाँ पर निवेश में परिवर्तन की बात करते हैं तो उपभोग में भी परिवर्तन की बात करते हैं, और उपभोग में होने वाला परिवर्तन को हम बोलेंगे यहाँ पर सीमांत उपभोग परिवर्तन। क्यों सीमांत उपभोग परिवर्तन, सॉरी, क्योंकि ये आय पर निर्भर करता है। तो आय में कितना परिवर्तन हुआ, उससे उपभोग में कितना परिवर्तन हुआ, इसी चीज़ के जो है हम सीमांत उपभोग प्रवृत्ति कहते हैं। तो ध्यान में ये रखना, किसी भी इकोनॉमी का जो गुणक होता है, मल्टीप्लायर जो होता है गुणक, किसी भी अर्थव्यवस्था का जो गुणक होता है ना, वो हमेशा उस अर्थव्यवस्था की सीमांत उपभोग प्रवृत्ति पर निर्भर करेगा। लोग कितना खर्च करें, अर्थव्यवस्था का खर्चा कितना है, अर्थव्यवस्था का उपभोग स्तर कितना है, आय की तुलना में कितना अधिक उपभोग, जितना अधिक उपभोग किया जाएगा अर्थव्यवस्था में, निवेश गुणक उतना ही अधिक होगा, क्योंकि उपभोग के बढ़ने से आय में वृद्धि होती है, और आय में वृद्धि होने से उपभोग और बढ़ती है। इस प्रकार से एक सर्किल बनता चला जाता है एक दूसरे के ऊपर। तो हम यूँ कहेंगे कि अगर सीमांत उपभोग प्रवृत्ति में वृद्धि होती, एक तरफ लिखते हैं हम के, एक तरफ लिखते हैं हम MPC, अगर हमारा सीमांत उपभोग प्रवृत्ति बढ़ेगा तो गुणक में भी वृद्धि होगी। ठीक है, वहीं पर अगर सीमांत उपभोग प्रवृत्ति में कमी होती है तो गुणक भी कम हो जाएगा। और इसी चीज़ के लिए एक छोटा सा इक्वेशन फार्मूला यूज़ करते हैं, K = 1/1 - MPC, सीमांत उपभोग प्रवृत्ति एक में से माइनस कर दिया जाता है। ठीक है, इसका यूज़ करेंगे।
एक एग्जाम्पल के साथ बताता हूँ कैसे होता है। जैसे कि यहाँ पर पहले सीमांत उपभोग प्रवृत्ति कितना लिया है हमने 0.5 और यहाँ पर सीमांत उपभोग प्रवृत्ति बढ़ा दिया है। तो जैसे कि मैंने कहा कि सीमांत उपभोग प्रवृत्ति के बढ़ने से गुणक भी बढ़ जाएगा। कैसे देखिए, गुणक का फार्मूला क्या होता है, k = 1/1 माइनस MPC, राइट, 1/1 माइनस 0.5, ओके, 1/0.5, क्योंकि 1 में से 0 पॉइंट माइनस को 1 करोगे 0.5 ही बचेगा। यहाँ पर 0.5 है, पॉइंट को हटा दिया, ऊपर लगा दिया, दैट इज 10/5, तो आंसर कितना हो गया 2। यानी अर्थव्यवस्था में MPC 0.5 होने पर आय में 2 गुना अधिक वृद्धि होगी निवेश की तुलना में। यानी कि अगर अर्थव्यवस्था में आपने निवेश 100 करोड़ का किया है, डेल्टा आय अगर 100 करोड़ का है, तो आय में केवल 200 करोड़ की ही वृद्धि होगी, 2 गुना होगा। लेकिन अगर उपभोग प्रवृत्ति 0.75 है तो क्या होगा, उस केस में सेम वही फॉर्मूला लगाओ, k = 1/1 माइनस MPC = 1/1 माइनस 0.75 = 1/1 में से 0.75 को माइनस कर देंगे तो ये हो जाएगा 0.25 = 100/25, क्योंकि पॉइंट के बाद 2 डिजिट है तो बस 2 जीरो बढ़ जाएगा, 25 से डिवाइड करेंगे तो बचेगा 4। मतलब अर्थव्यवस्था में 4 गुना अधिक आय की वृद्धि होगी। अगर आपने 100 करोड़ लगाया है, इन्वेस्ट किया है, तो आपकी आय में वृद्धि होगी कितने, 400 करोड़ की, 4 गुना अधिक। ये तो हो गया उपभोग। अब आपको पता होना चाहिए अगर सीमांत उपभोग प्रवृत्ति के साथ गुणक का प्रत्यक्ष संबंध होता है तो भैया सीमांत बचत प्रवृत्ति के साथ भी तो कोई संबंध होगा, क्योंकि उपभोग और बचत जो है एक ही सिक्के के 2 पहलू है। तो अगर सीमांत उपभोग प्रवृत्ति के साथ प्रत्यक्ष संबंध होता है, सीधा संबंध होता है, तो यहाँ पर सीमांत बचत प्रवृत्ति के साथ विपरीत संबंध होता है। मतलब साफ है कि अगर MPS बढ़ेगा तो हमारा मल्टीप्लायर कम होगा, वहीं पर MPS अगर घटेगा तो मल्टीप्लायर हमारा बढ़ेगा। ठीक है, दोनों में विपरीत संबंध होता है और इस चीज़ को रिप्रेजेंट किया जाता है 1/MPS के साथ। आपने देखा होगा कि यहाँ पर फार्मूला होता है 1/1 माइनस MPC। नॉर्मली MPC MPS को ही रिप्रेजेंट करता है, इसलिए MPC अगर MPS को रिप्रेजेंट करता है ये वाला फार्मूला, तो ये प्लस होने से होता है, ये माइनस होने से होगा, क्योंकि एक दूसरे से माइनस होने के बाद ही जो है हम बाकी अमाउंट कैलकुलेट कर सकते हैं। एग्जाम्पल के साथ मैं आपको बताता हूँ। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर हमारे पास MPS गिवन है, फार्मूला क्या है, k = 1/MPS = 1/0.5 = 10/5 = 2। यानी कि जब हमारे पास सीमांत बचत प्रवृत्ति 0.5 है तो यहाँ पर गुणक हो जाएगा 2। अगर सीमांत बचत प्रवृत्ति को कम कर दिया, सीमांत बचत प्रवृत्ति को कम कर दिया तो क्या होता है, देखिए k = 1/MPS = 1/0.25 = 100/25 = कितना हो गया 4। मतलब MPS कम होगा तो गुणक बढ़ेगा। इससे पहले वाले में MPC कम होता था तो गुणक कम होता था। ठीक है, यहाँ पर विपरीत संबंध होता है और MPC में धनात्मक संबंध होता है। ये था गुणक। लेकिन ये जो गुणक की कार्य प्रणाली होती है उसको समझने के लिए समझना पड़ेगा कि गुणक 2 प्रकार से काम होता है, एक निवेश के बढ़ने से और एक होता है निवेश के कम होने से। तो 2 स्थितियाँ होती हैं, एक होता है प्रतिकूल स्थिति और एक होता है अनुकूल स्थिति। अनुकूल प्रक्रिया का मतलब होता है कि निवेश के बढ़ने से आय में वृद्धि का होना, मतलब आपका निवेश बढ़ रहा है तो इससे आपकी आय में भी क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। ये हो गया प्रतिकूल स्थिति कि निवेश के बढ़ने से आय में वृद्धि हो रही है, लेकिन अर्थव्यवस्था में कभी कभी ऐसा भी होता है तो निवेश कम कर दिया जाता है। तो अर्थव्यवस्था में अगर निवेश को कम कर दिया जाए, क्या कर दिया जाए, कम कर दिया जाए, तो इससे अर्थव्यवस्था में आय में भी कमी होगी, तो ये अर्थव्यवस्था के लिए विपरीत प्रभाव डालता है। तो 2 स्थितियां होती हैं। अब ये कैसे होगा कि हमने निवेश तो किया, निवेश की तुलना में कई गुना अधिक हमारा आय में वृद्धि होती है। कैसे, एक दिन में नहीं, इसके लिए एक प्रोसेस होता है और वो प्रोसेस कैसे काम करता है उसको समझना
पड़ेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ मैं, जैसे अर्थव्यवस्था में प्रारंभिक निवेश जो है वो 1000 करोड़ का है। किसका है? 1000 करोड़ का है। और हमसे कहा गया है कि MPC कितना है? 0.5 है। कितना है? 0.5। तो गुणक कितना हो जाएगा? 0.5 होने पर 1/1 माइनस MPC इक्वल टू 1/1 माइनस 0.5 इक्वल टू 1/0.5 इक्वल टू 2। मतलब हमारा जो आय है कितना बढ़ जाएगा? K मल्टीप्लाई बाय डेल्टा आई इक्वल टू कितना हो जाएगा? 2 मल्टीप्लाई बाय 1000 इक्वल टू 2000, 2000 करोड़ हो जाएगा। मतलब अगर अर्थव्यवस्था में 1000 करोड़ का निवेश किया जाए, जब अर्थव्यवस्था की सीमांत उपभोग प्रवृत्ति 0.5 है, तो ऐसे में अर्थव्यवस्था में आय केवल 2000 करोड़ ही बढ़ेगा। कैसे? कुछ इस तरह से। क्रम संख्या 1, सबसे पहले अर्थव्यवस्था में कितना आया? 1000 करोड़ आया। और 1000 करोड़ से पहले स्टेप में हमेशा जितना आय इन्वेस्ट होता है उतने में ही आय की वृद्धि हो जाती है। तो 1000 रुपये इन्वेस्ट किया आपने, कहीं पर पैसा लगाया, उसको 1000 रुपये मिल गया, उसकी इनकम हो गई। उस बंदे ने 1000 रुपये में से 50% काट के, ठीक है, 50% रुपये उपभोग कर लिया और 50% रुपये अपने घर पे बचा के चला गया। मतलब सेविंग हो गई। जो सेविंग होता है वो तुरंत इकोनॉमी में नहीं आती है, तो इकोनॉमी वापस कितना आया? 500। अब आपका उपभोग किसी और के लिए क्या होता है? आपका उपभोग किसी और के लिए होता है इनकम। तो 500 रुपये जो खर्चा कर दिए, ये 500 रुपये क्या हो गया फिर? इकोनॉमी में। और जिसके पास आपने खर्च किया वो अब 250 रुपये खर्च करेगा, 250 रुपये बचा के रखेगा। फिर वो अर्थव्यवस्था में आ जाएगा 250 रुपये, 125 रुपये खर्च होगा और 125 रुपये अर्थव्यवस्था से बाहर चला जाएगा। मतलब सेविंग तो होगी, एक भाग उपभोग होगा, एक भाग सेविंग होगा। जो उपभोग होगा वो किसी और के लिए, आपका उपभोग किसी और के लिए इनकम होती है। फिर 125 रुपये आ गया, 125 से भाग करो कितना होगा? 6 दूनी 12, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, ये हो गया 62.5। इस प्रकार से ये प्रोसेस चलती रहती है। ये प्रोसेस तब तक चलेगी जब हमारा उपभोग में वृद्धि कितना हो जाएगा? 1000, और बचत में वृद्धि कितनी हो जाएगी? 1000, ठीक है। और आय में वृद्धि हमारा लास्ट में कितना आ जाएगा? टोटल 2000। तो ये हो जाएगा हमारा कुल। मतलब साफ है, अर्थव्यवस्था में कितना लगाया था? 1000। लेकिन ये इतनी बार रोटेट होता है, इतनी बार घूमता है एक से दूसरे को, दूसरे से तीसरे से, कि जब टोटल करेंगे तो पता चला कि आय में उसकी तुलना में 2 गुना अधिक वृद्धि हो चुकी है। क्योंकि उपभोग स्तर कितना है? 0.5। 50% उपभोग किया जा रहा है, 50% बचा रहा है। और उपभोग जितना ज़्यादा आएगा, यह प्रोसेस उतना लंबा चलेगा, इनकम भी उतनी ज़्यादा होती चली जाएगी। समझ में आ गया? ये यंत्रकला एग्जाम में पूछा जाता है, तो आपको ये याद रखना कि किस प्रकार से होता है। अब निवेश गुणक से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं, वो उसको भी मैं लगे हाथों प्रैक्टिस करवा दूं। जैसे गुणक का मूल्य ज्ञात कीजिए, के कैलकुलेट करिए। जब हमारे पास MPS गिवन हो तो K इक्वल टू MPS कितना हो जाएगा? फार्मूला होता है 1/MPS। तो K इक्वल टू 1/0.75 हो गया। तो ये हो गया, पॉइंट हटाया, 2 जीरो बढ़ाएगा, ये हो गया 75, ठीक है। तो डिवाइड करेंगे 75 से कितना हो जाएगा? 25 × 75, 25 × 100। तो ये हो गया 4/3, 3 से भाग करेंगे कितना हो जाएगा? 3 एकम 3 पॉइंट, बचाए 3 3 9, मतलब 1.33 आता चला जाएगा। ये हो गया K 1.33। दूसरा क्वेश्चन है B, अगर MPS 0.5 है तो बताओ K कितना होगा। ये क्वेश्चन आपके है लिए है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और कमेंट में इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए कि MPS 0.5 है तो गुणा कितना होगा। कमेंट बॉक्स में आपके आंसर का इंतज़ार रहेगा। क्वेश्चन है अब, अगर MPC गिवन है तो K कैसे होगा? भाई सेम फार्मूला हम यूज़ करेंगे MPC वाला, K इक्वल टू 1/1 माइनस MPC इक्वल टू 1/, ये A वाला है फर्स्ट, 1 माइनस 0.80 इक्वल टू 1/0.20, पॉइंट हटाया, 2 जीरो बढ़ाया, कितना आ गया? 5। ये हमारा मल्टीप्लायर है। लेकिन दूसरा क्वेश्चन, अगर MPC 0.75 है तो बताओ क्यों कितना होगा। यहाँ पर भी ये आपको सॉल्व करना है और इसके आंसर को आपको कमेंट बॉक्स में लिख के बताना है। तो मैं बताऊँगा ये सही है या गलत है, लेकिन ज़रूर ट्राई कीजिएगा इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थोड़ा सा लंबा बड़ा क्वेश्चन है कि 2 नंबर 3 नंबर में आता है एग्जाम में।
एक अर्थव्यवस्था में वास्तविक आय 500 करोड़ है, जबकि पूर्ण रोजगार पर आय 800 करोड़ है। इनकम रियलिटी भी कितनी है? 500 और पूर्ण रोजगार पर 800 होनी चाहिए। यदि MPC 0.75 हो तो कितना निवेश बढ़ाया जाए कि पूर्ण रोजगार की स्थिति प्राप्त हो? कह रहा है कितना निवेश बढ़ाया जाएगा कि आपकी आय 800 करोड़ हो जाए। सबसे पहले तो अब गुणा ज्ञात करो के, क्योंकि हमारे पास MPC गिवन है। तो k इक्वल टू 1/0.75 इक्वल टू 1/0.25 इक्वल टू कितना हो जाएगा? 100/25 इक्वल टू 4। कितना हो गया? 4। कह रहा है हमारा पूर्ण रोजगार पर आय 800 करोड़ है, तो कितना निवेश बढ़ाना पड़ेगा? निवेश दिया हुआ नहीं है हमारे पास, तो नॉर्मली दूसरा फॉर्मूला k इक्वल टू डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई होता है। आय स्तर कितना होना चाहिए? 800। के हमारे पास कितना है? 4। हमसे पूछा गया है कि निवेश कितना बढ़ाया जाए, फार्मूला। तो यहाँ फार्मूला हो जाएगा डेल्टा आई इक्वल टू 800/4, 4 दूनी 8। इसका मतलब होता है कि अर्थव्यवस्था में अगर 200 का निवेश बढ़ाया जाता है तो 800 करोड़ की इनकम हमें प्राप्त होगी। ये सिंपल तरीका होता है, याद रखिएगा। अगर आपको क्वेश्चन में डाउट लगता है तो मैं हूँ डाउट सॉल्व करने के लिए। बस कमेंट बॉक्स में हमने डाउट लिख के बता दो कि कहाँ पर कैसा और किस तरह का डाउट आ रहा है, ठीक है ना। तो आपको क्या करना है, आपको चैनल को सब्सक्राइब करना अगर अभी तक नहीं किया है। मुझे नहीं लगता कि आपको मन में कोई शक होना चाहिए, क्योंकि A to Z आपको हर एक टॉपिक का चैप्टर टू चैप्टर मिलेगा। अभी तो चैप्टर कंप्लीट होने के बाद हम जो है प्रैक्टिस सेट की तैयारी करना शुरू कर देंगे एडवांस में। पेपर 2025 में हुआ तो क्या हुआ, तैयारी हम अभी से शुरू करेंगे, क्योंकि चैप्टर कंप्लीट होने वाला है। उसके बाद हम शुरू करेंगे अपनी प्रिपरेशन। तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय।